नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग CTET के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का सीरीज स्टार्ट किए हैं। देखिए, हम लोग जो है इससे पहले क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह पॉलिटी पढ़ेंगे, वह भी पॉलिटी का 5वां अध्याय। तो यदि आप लोग पीछे के सभी वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के प्ले स्टोर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का जो नाम है वह है गांव का प्रशासन। तो आज हम लोग गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों, CTET के एग्ज़ाम के लिए NCERT का एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं CTET वाले कहाँ से प्रश्न बना दें, इसलिए आप लोग एक एक लाइन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। तो याद रखिएगा, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। और देखिए, CTET में यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा गया, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोनों जो है खेतों में झगड़ा कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहानी क्या कहता है। देखिए, गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने गया। अब हम लोग पुलिस थाने के बारे में जानते हैं। देखिए, पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के क्षेत्र में आता है। यानी देखिए, हर गांव अपने एक अलग अलग थाने में आता है, यानी सभी गांव का एक थाना होता है। एक थाने के अंतर्गत देखिए कई गांव आते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं पुलिस थाने में होने वाला काम। देखिए, जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। आगे देखते हैं। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा।
थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पर देखते हैं, बॉक्स में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। अब आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, हम लोग वहाँ पर पुलिस थाने का जो है काम हम लोग देख लिए। वहाँ आगे हम लोग जो है राजस्व विभाग का काम जानेंगे। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु के खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते हैं? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। देखिए दोस्तों, यह जो लाइन है यह सीटेट में हर बार पूछता है, यह पटवारी या लेखपाल के बारे में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी या लेखपाल का मुख्य काम होता है। देखिए, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते। याद रखिएगा। जैसे देखिए, यूपी में लेखपाल कहा जाता है, राजस्थान में पटवारी कहा जाता है। यही लिखा है कि कहीं कहीं देखिए इसको जो है पटवारी कहा जाता है, तो कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं जो है कानून को कहा जाता है इसे। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी पटवारी क्या होता है? जो जमीन का लेखा जोखा रखता है। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। और देखिए, प्रत्येक पटवारी जो होता है कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। देखिए, यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। क्या? तो देखिए, खसरा, इसको याद रखिएगा। खसरा जो होता है यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के जो है अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबे लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है, इसे जरीब कहते हैं। देखिए, एग्जाम पूछ सकता है कि जो पटवारी लोहे की लंबी जो लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे देखिए जरीब कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदल दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, यह पटवारी साहब आए हैं, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। तो देखिए, यह जो है यह खसरा है। तो देखिए, पटवारी जो है पटवारी के पास यह खसरा होता है। इससे पता चलता है कि गांव के किस किसान के पास कितना जमीन है। तो यहाँ पर आप लोग एक खसरे का प्रति है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुआं है या पक्की सड़क है, पेड़ है, सीमा है, चारागाह है, कच्ची सड़क है, यह सब देख सकते हैं आप लोग। खसरे पर इसी प्रकार से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं जो बॉक्स में है। देखिए, किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए।
जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं, यह भी बताइए कि वे किस लिए जरूरी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कब इसका जो है अनिवार्य होगा। देखिए, एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है। तो देखिए, यह हर जगह जो है भूमि रिकॉर्ड आवश्यक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि या कोई कहीं कुआं खोद लेता है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। तो सबसे ऊपर जिलाधिकारी और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक नया कानून है। देखिए, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। एक नया कानून यानी हिंदू अधिनियम धारा 2005। देखिए, एग्जाम पूछ सकता है कि हिंदू अधिनियम धारा कब आया है, तो 2005 में आया है। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। देखिए, इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए, सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जा रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका सार जो है इस चैप्टर का। देखिए, अन्य सार्वजनिक सेवाएं यानी एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। तो देख सकते हैं आज हम लोग इस चैप्टर में पुलिस के बारे में पढ़े और एक पटवारी या लेखपाल के बारे में पढ़े हैं। तो देखिए, यह चैप्टर खत्म हो चुका है। छोटा सा एक चैप्टर था। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अध्याय 6 में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।